जय हिंद दोस्तों। यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो सिविल के थर्ड सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट बेसिक सर्वेइंग है उसका यूनिट सेकेंड आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो यूनिट 1 थी ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू सिलेबस मतलब सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? चैन सर्वेइंग का, जो आपका यूनिट नंबर 2 चैन सर्वेइंग है, जिसे हिंदी में बोला जाता है जरीब सर्वेक्षण। क्या बोला जाता है? जरीब सर्वेक्षण बोला जाता है। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए? हमें यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि हमें उस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को जो चैन सर्वेइंग में टॉपिक्स पढ़ने हैं वो टॉपिक्स आपको दिखलाऊंगा। टॉपिक्स क्या क्या है देखिए। सबसे पहले जो टॉपिक्स दी गई है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चैन सर्वेइंग, मतलब उपकरण जो किसमें यूज होते हैं? चैन सर्वेइंग में। किसके बारे में सबसे पहले बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चैन सर्वेइंग। जो चैन सर्वेइंग होता है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, मतलब जो उपकरण यूज होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। कौन कौन से उपकरण के बारे में? टाइप्स ऑफ चैन, मतलब जरीब के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? जरीब के प्रकार के बारे में। जरीब के प्रकार के बारे में। उसके बाद टेप, मतलब टेप के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? टेप के प्रकार के बारे में। उसके बाद क्या दिया है? रेंजिंग रॉड्स। उसके बाद दिया है कि रेंजिंग रॉड्स क्या होता है, हमें रेंजिंग रॉड्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एरोज, मतलब क्या? खूंटी क्या होती है? क्या? एरोज। इसके बाद बोला है लाइन रेंजर। क्या? लाइन रेंजर क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद बोला है ऑफसेट रॉड, मतलब खशिका दंड आरेख, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर बोला है ओपन क्रॉस स्टाफ। फिर बोला है कि हमें ओपन क्रॉस स्टाफ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ऑप्टिकल स्क्वायर, इसके बारे में पढ़ना है। ओपन क्रॉस स्टाफ क्या होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है, किस काम में यूज आता है। ये जब हम लोग चैन सर्वेइंग करते हैं तो उस स्थिति में हमें ऑफसेट लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं? ऑफसेट लेने होते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग ओपन क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज करते हैं। किसका? ओपन क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज करते हैं। और देखिए आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे पढ़ना है डायरेक्ट रेंजिंग एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग। मतलब चैन सर्वेइंग करते वक्त डायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है, या डायरेक्ट रेंजिंग कैसे करते हैं, और इनडायरेक्ट रेंजिंग कैसे करते हैं, या फिर इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है। इसके बाद मेथड्स ऑफ चैनिंग, मतलब जो चयन करते हैं, नापते हैं, उसकी विधि। उसमें क्या? ऑब्स्टेकल इन चैनिंग, मतलब जो चयन करते हैं उस समय हमारे बीच में जो जो बाधाएं आती हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद एंड रेंजिंग, जब हम लोग रेंज करते हैं उस स्थिति में हमारे बीच में जो बाधाएं आती हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद बोला है इरेजन लेंथ, इंस्ट्रूमेंट इरर, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे जिन जिन इंस्ट्रूमेंट का हमें पढ़ना है, चैन, टेप, इसमें जो इरर्स आते हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद बोला है पर्सनल इरर। इसके बारे में पर्सनल इरर। अब जो पर्सनल इरर होते हैं, मतलब जो गलतियां हमसे हो जाती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद बोला है इरर ड्यू टू नेचुरल काज। क्या बोला है?
ईरर ड्यू टू नेचुरल काज, मतलब जब कभी हम लोग क्या सर्वेक्षण करते हैं तो हमारे बीच में कहीं पेड़ आ जाते हैं, कहीं झाड़ियां आ जाती हैं, तो उस स्थिति में क्या ये प्राकृतिक जो ये तो प्राकृतिक कारण बन रहे हैं ना, तो उनके बारे में हमें पढ़ना ईरर ड्यू टू नेचुरल काज। किसके बारे में? ईरर ड्यू टू नेचुरल काज के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद बोला है रैंडम ईरर टेप करेक्शन। जो टेप होते हैं क्या करते हैं, टेप होते हैं उसमें कुछ इरर्स आ जाते हैं, तो उस स्थिति में हमें करेक्शन करने होते हैं। क्या करने होते हैं? करेक्शन करने होते हैं। उसके बारे में हमें ये पढ़ने के लिए बोल रहा है रैंडम ईरर टेप करेक्शन। जो टेप होते हैं उसमें जो रैंडम इरर्स आ जाते हैं चैनिंग करते वक्त या क्या चैन सर्वे करते वक्त, जब हम टेप का यूज करते हैं तो उसमें कुछ इरर्स आ जाते हैं। उस इरर्स के बारे में हमें क्या करना होता है, उसके इरर में करेक्शन करने के लिए हमें कुछ पढ़ना होता है। उसके बाद क्या दिया गया है, टाइप ऑफ ऑफसेट। जो हम ऑफसेट लेते हैं, जो ऑफसेट के प्रकार के बारे में पढ़ना है। उसमें कौन कौन से? परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक। क्या? परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? कन्वेंशनल साइंस। क्या? कन्वेंशनल साइंस रिकॉर्डिंग ऑफ मेजरमेंट इन अ फील्ड बुक। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो हम लोग चैन सर्वेइंग किए रहते हैं उन सारी चीजों को एक फील्ड बुक होती है, उस फील्ड बुक में क्या करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं। आप लोगों ने कॉलेज में चैन सर्वेइंग अगर किया होगा तो उसमें आपके जो टीचर होंगे उन्होंने चैन सर्वेइंग कराया होगा। उसके बाद आप लोगों को कहा होगा कि जो डाटा आप लोग प्राप्त करेंगे, मतलब चैन सर्वेइंग आप लोग कर तो रहे हैं परंतु जो डाटा आप लोग प्राप्त करेंगे उस डाटा को फील्ड बुक में फिल करके ला करके मुझे दिखाएंगे। इसके बारे में आपको जरूर बोला गया। तो मैं एक बार फिर से क्या करा देता हूं, बता देता हूं कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चैन सर्वेइंग। उपकरण जिनका प्रयोग हम किसमें, चैन सर्वेइंग में करते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ चैन एंड टाइप्स ऑफ टेप, मतलब चैन के प्रकार और टेप के प्रकार, मतलब जरीब के प्रकार और टेप के प्रकार, इनके बारे में पढ़ना है। टेप को हिंदी में बोलते हैं फीता। क्या बोलते हैं? फीता बोलते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, रेंजिंग रॉड, एरोज, लाइन अरेंजर, ऑफसेट रॉड, ओपन क्रॉस स्टॉप और क्या है, ऑप्टिकल स्क्वायर। रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, ओपन क्रॉस स्टॉप, लाइन रेंजर, एरोज। अब आगे क्या पढ़ना है, चैन सर्वे स्टेशन क्या होता है, बेस लाइन क्या होती है, चेक लाइन क्या होती है, टाई लाइन क्या होती है, ऑफसेट टाई क्या होती है, ऑफसेट टाई स्टेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद डायरेक्ट रेंजिंग एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग। सर्वेक्षण जब करते हैं तो उस स्थिति में हम कब डायरेक्ट रेंजिंग कैसे करते हैं और इनडायरेक्ट रेंजिंग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद मेथड्स ऑफ चैनिंग, चयन करने की विधियां, मतलब जरीब से नापने की जो विधियां होती हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, ऑब्स्टेकल इन चैनिंग। क्या? जो बाधाएं आती हैं चैनिंग करते वक्त, जो बाधाएं आती हैं उसके बारे में पढ़ना है। या एंड रेंजिंग, नापते वक्त, रेंज करते वक्त जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इररिज्म लेंथ, इंस्ट्रूमेंट इरर, जो इंस्ट्रूमेंट में इरर आ जाती हैं नपाई करते वक्त, सर्वेक्षण करते वक्त जो इंस्ट्रूमेंट में इरर्स आ जाती हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। पर्सनल इरर्स, जो हमसे गलतियां हो जाती हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इरर ड्यू टू नेचुरल काज, प्राकृतिक कारणों के कारण उसमें जो क्या हो जाती हैं, इरर्स आ जाती हैं, उनके बारे में पढ़ना है।
इसके बाद रैंडम एरर टेप करेक्शन, जो क्या होता है, जब हम लोग सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं, तो उस स्थिति में जो टेप हो जाता है, टेप में कुछ एरर्स आ जाती हैं, तो उसमें हम लोग करेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? करेक्शन करते हैं। उसके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पर। अब आगे क्या दिया हुआ है? टाइप्स ऑफ ऑफसेट, जो ऑफसेट के प्रकार परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक। क्या? टाइप ऑफ ऑफसेट परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक। इसके बाद कन्वेंशनल साइन। क्या? कन्वेंशनल साइन, जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ मेजरमेंट इन अ फील्ड बुक। हमें कन्वेंशनल साइन क्या होते हैं, थोड़ा सा बता देता हूं कि कन्वेंशनल साइन क्या होते हैं। जब कभी भी हम लोग जरीब सर्वेक्षण करते हैं, तो जरीब सर्वेक्षण करते समय हम लोग, मान लीजिए क्रॉस स्टाफ आपके सामने लगा हुआ है, इसकी सहायता से आप देख रहे हैं कि जो आगे जो लाइन खींचनी है, क्या? रेंजिंग लाइन जो हमें खींचनी है, और खींचनी तो है, तो हम यहाँ पर किससे देखेंगे? यहाँ पर हम लोग एक रेंजिंग रॉड लगाए होंगे, और आगे भी हमें एक रेंजिंग रॉड लगाना है। क्या करना है? रेंजिंग रॉड लगाना है। तो हम, जो हमारे साथ कार्य करने वाला होगा, उसको बोलेंगे कि एक रेंजिंग रॉड आप वहां लेकर जाइए और खड़े हो जाइए। तो उस स्थिति में हमें क्या कर, जब हमें सर्वेक्षण करना होता है, तो हमें लंबी लंबी दूरियों का सर्वेक्षण करना होता है। तो इस स्थिति में हम उससे क्या बोलेंगे? अगर हम अधिक दूरी पर होंगे, 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, तो इस स्थिति में हम उसको चिल्लाकर अगर बोलेंगे, क्या करेंगे? चिल्लाकर बोलेंगे, तो वो अच्छे तरीके से सुन नहीं पाएगा कि दाएं जाइए, बाएं जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए। अगर ऐसा बोलेंगे तो सुन नहीं पाएगा। तो उस स्थिति में हमारे पास कुछ कन्वेंशनल साइन होते हैं, जिसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं। अगर हमें राइट साइड जाना है, क्या? राइट साइड जाना है, तो हम लोग बोलेंगे, कुछ ऐसे बोलेंगे। अगर हमें लेफ्ट साइड जाना है, उस बंदे को लेफ्ट साइड जाना है, तो बोलेंगे कि ऐसे इधर जाइए। अगर कर देना मतलब वहीं पर कोई ऐसा प्लेस तो आएगा जहां पर वो सीधे में आ जाएगा, तो उससे बोलेंगे कि वहीं पर लगा दीजिए। ये कुछ कन्वेंशनल साइंस होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? इनकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब कभी हम लोग सर्वेक्षण करते हैं, तो हमें किसकी सर्वेक्षण करना होता है? बड़े प्लेसों पर सर्वेक्षण करना होता है। तो वहां पर उस साइड पर हम चिल्ला के तो नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इशारे से काम, मतलब कुछ कन्वेंशनल साइंस होते हैं, उनके हिसाब से काम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि अगर उस बंदे को हमें राइट साइड में भेजना है, तो हम बोलेंगे, कुछ इस प्रकार इशारा करेंगे जिससे कि वो बंदा इधर चला आएगा। लेफ्ट साइड भेजना है तो कुछ इस तरीके से हम लोग इशारा करेंगे तो बंदा इधर चला आएगा। और अब क्या होगा? अगर कहीं बीच में सीधे में आ गया, लाइन रेंजर के में आ गया, तो उसको बोलेंगे कि वहीं पर गाड़ दीजिए, मतलब वहीं पर जो रेंजिंग रॉड है उसको लगा दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए हैं? आज हम लोग पढ़ लिए हैं जरीब सर्वेक्षण में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। क्या? जरीब सर्वेक्षण में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अब हम लोग एक एक करके टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, अब हम लोग एक एक करके एक एक टॉपिक्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले जब हम लोग कोई भी चैप्टर या कोई भी यूनिट पढ़ने जाते हैं, तो उसमें हम लोग ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं? कि हमारे यूनिट का नाम क्या है। यूनिट का नाम है चैन सर्वेइंग। क्या है? चैन सर्वेइंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है जरीब सर्वेक्षण। क्या बोला जाता है? जरीब सर्वेक्षण। तो हम लोग जानेंगे कि जरीब सर्वेक्षण क्या होता है। क्या? जरीब सर्वेक्षण क्या होता है, या फिर चैन सर्वेइंग क्या होती है।
तो मैं बता दूं कि जो जरीब सर्वेक्षण होता है, जरीब सर्वेक्षण सबसे आसान सर्वेक्षण होता है। क्या होता है? सबसे इजीएस्ट सर्वेक्षण होता है। इसमें हमें किसकी किसकी आवश्यकता होती है? इसमें हमें, जैसा कि जरीब सर्वेक्षण लिखा हुआ है, तो हमें इसमें चयन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? चयन की जरूरत होती है। अब चयन क्या होती है? इसमें हमें किसकी जरूरत होती है? चयन की जरूरत होती है और टेप्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? फीता और जरीब दोनों की जरूरत होती है। जो चयन सर्वेइंग जब हम लोग करते हैं तो हमें किसमें, उसमें रैखिक दूरियों को मापना होता है। तो इस स्थिति में हमें किसकी किसकी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है? जो मेनली इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जरीब और फीता, मतलब चैन और टेप की हमें जरूरत होती है। उसके बाद हमें जो भी भूमि मिली होती है, जिसका सर्वेक्षण करना होता है, उसको क्या करते हैं? कई सटे हुए ट्रायंगल्स में बांट लेते हैं। क्या करते हैं? कई सटे हुए ट्रायंगल्स में बांट लेते हैं। मान लीजिए कि एक कोई एरिया है, हमें इसका क्या करना है? सर्वेक्षण करना है। क्या करना है? सर्वेक्षण करना है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? जो हमें एरिया दी गई है, मतलब इससे तो हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग कौन सा सर्वे कर रहे हैं? चयन सर्वे कर रहे हैं। तो इसमें हमें रैखिक दूरियों का मापन करना होगा। किसका? रैखिक दूरियों का मापन करना होगा। तो मैं बोला कि हमें चयन सर्वेइंग करने के लिए जरीब और किसकी, फीते की जरूरत होती है। और उसमें क्या करते हैं कि जो हमें भूमि दी हुई होती है, उस भूमि को कई सटे हुए ट्रायंगल्स में बांट देते हैं। क्या करते हैं? कई सटे हुए ट्रायंगल्स में बांट देते हैं। यहां पर E, यहां पर F। क्या करते हैं कि जो हमें भूमि दी हुई होती है, उस भूमि को हम कई सटे हुए ट्रायंगल्स में बांट देते हैं। और ट्रायंगल कैसे होने चाहिए? वेल कंडीशन ट्रायंगल। कैसे? वेल कंडीशन ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल होने चाहिए? वेल कंडीशन ट्रायंगल। अब आप क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे कि वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होते हैं? तो मैं बता दूं कि वेल कंडीशन ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिनके कोण कितने से लेकर 30 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री के बीच में होने चाहिए। किसके बीच में? 30 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री के बीच में होने चाहिए। तो ऐसे ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं? वेल कंडीशन ट्रायंगल्स। मैं यहां पर जितने ट्रायंगल्स बनाया हूं, आप देखते होंगे, आप देख रहे होंगे कि जो यहां पर कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं है, क्या कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं है जिसका कोण 30 डिग्री से कम हो। कितना? 30 डिग्री से कम हो या फिर 120 डिग्री से अधिक हो। जितने भी ट्रायंगल बने हुए हैं, सबके कोण कितने हैं?
30 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में ही हैं। तो मैं बता दूं कि वेल कंडीशन ट्रायंगल्स क्या होते हैं। वेल कंडीशन ट्रायंगल्स ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिनमें कोणों का मान 30 डिग्री से लेकर 120 डिग्री के बीच में होना चाहिए। मतलब 30 डिग्री से छोटा ना होना चाहिए, 120 डिग्री से बड़ा ना होना चाहिए। तो ऐसे ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं? वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलते हैं। और क्या करते हैं? और जब हम लोग ये सर्वेक्षण करते हैं, कौन सा सर्वेक्षण करते हैं? जरीब सर्वेक्षण करते हैं। तो इस स्थिति में जो हम लोग ऑफसेट लेते हैं, क्या लेते हैं? ऑफसेट लेते हैं, मतलब खसका लेते हैं। और खसका क्यों लेते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मान लीजिए हमारी ये सर्वे लाइन है। क्या है? सर्वे लाइन है। तो जब हम लोग सर्वेक्षण करते हैं, जरीब सर्वेक्षण करते हैं, तो इस स्थिति में हमें यह बतलाया जाता है कि जो खसका लिया जाता है वो 90 डिग्री पर होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? मान लीजिए हम यहां पर कोई खसका ले रहे हैं, कोई प्लेस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? जो हम खसका ले रहे हैं वो हमारा खसका कहां होना चाहिए? 90 डिग्री पर होना चाहिए। कितने डिग्री पर होना चाहिए? 90 डिग्री पर। मतलब यहां से जो कोण बनना चाहिए वो 90 डिग्री बनना चाहिए। हालांकि जब आपको 90 डिग्री पर ना मिले तभी ले लेना चाहिए, परंतु मैक्सिमम केस में, अधिकतम केस में हमें यह खोजना चाहिए कि जो खसका मिल रहा है वो हमें जो लाइन रेंजर, ये जो लाइन गई है, सर्वे लाइन गई है, सर्वे लाइन से 90 डिग्री पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो हमारी जो ये लाइन गई है, सर्वे लाइन, इसमें कितना हो, कितने डिग्री पर होना चाहिए? 90 डिग्री पर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और ये जो हम लोग खसका लेते हैं, ये खसका लाइन, जो सर्वे लाइन से लेकर जो खसका लेते हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? एक टेप या फिर एक जरीब से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या? एक टेप या फिर एक जरीब से अधिक नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर ही होनी चाहिए। हालांकि जब आपको उसके अंदर नहीं मिलते हैं तो ले लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं? ले लिए जाते हैं। और एक चीज और आपको याद पता चलना चाहिए कि ऑफसेट हम लोग लेते क्या है, क्यों? जब आप अपने कॉलेज में शायद जरीब सर्वेक्षण कर चुके होंगे तो आपके सर ने बताया होगा कि जो खसका होता है, हम खसका लेते क्या है, क्यों है, और खसके होते क्या है। तो जब हम लोग जरीब सर्वेक्षण करते हैं उस स्थिति में हमें उसके अगल बगल, मतलब दाएं साइड, बाएं साइड में हमें कुछ ऐसे प्लेस लेने होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। जैसे कि कोई पेड़ आ गए, क्या? कोई पेड़ आ गया, कोई लैब है, कोई हाउस है जो कि परमानेंट है, कुछ दिनों के लिए है। जब परमानेंट है तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि हमने सर्वेक्षण उसी प्लेस का किया है। क्या? उसी स्थान का सर्वेक्षण हमने किया है। मतलब आपने सर्वेक्षण कर लिया, आपसे अब पूछे कोई कि आपने सर्वेक्षण कहां का किया, तो आप जब वहां बताने जाएंगे कि हाँ ऐसे हमने सर्वेक्षण किया, वहां पर ऑफसेट लिया है, यहां पर ऑफसेट लिया है। अगर आप ऑफसेट नहीं लिए रहेंगे तो आप कैसे बता पाएंगे कि हाँ ये उसी प्लेस का है। तो अब हम लोग क्या क्या चीजें डालनी है इसमें कि जो हम लोग ऑफसेट लेते हैं वो हमारी जो सर्वे लाइन होती है उससे कितने डिग्री पर होनी चाहिए? 90 डिग्री पर होनी चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। और जो ऑफसेट की जो सर्वे लाइन से लेकर ऑफसेट के बीच की दूरी होनी चाहिए वो एक टेप या फिर कितना? एक जरीब से अधिक नहीं होनी चाहिए। इतनी चीज बात समझ में आ गई।
अब हम लोग जितनी चीजें एक करके पढ़े हैं वही चीजें एक एक करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? यह एक सरल सर्वेक्षण है। क्या है? यह एक सरल सर्वेक्षण है। यह सर्वेक्षण जरीब व फीते की सहायता से किया जाता है। देखिए, मैं बताया था यह एक सरल सर्वेक्षण है। यह सर्वेक्षण जरीब व फीते की सहायता से किया जाता है। तो इस स्थिति में जो हम लोग जरीब लेते हैं, क्या लेते हैं? जरीब लेते हैं। जो हम लोग जरीब लेते हैं, मान लीजिए जरीब ऐसे तो नहीं होती। अभी जरीब आपको जरीब क्या होती है इसके बारे में अच्छे तरीके से बतलाऊंगा और एक एक करके उसमें कैसे ज्वाइंट्स होते हैं उनके बारे में मैं अच्छे तरीके से बतलाऊंगा, परंतु मैं ऐसे बता दे रहा हूं रेंजिंग करने के लिए। तो जरीब से जब सर्वेक्षण करने जाते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास दो व्यक्ति होते हैं। क्या? दो व्यक्ति होते हैं। पहला व्यक्ति जो यहां पर क्या होता है? आगे होता है। क्या होता है? आगे। जिसे बोला जाता है अगुआ। और पीछे कौन सा व्यक्ति होता है? फॉलोअर, पछुआ एक तरह से इसको बोल दिया जाता है। एक पर्सन होता है अगुआ और एक पर्सन होता है पछुआ। अगुआ कौन सा पर्सन होता है? जिस तरफ हमें सर्वेक्षण और आगे करते हुए जाना होता है। तो हम लोग जरीब ले लिए और आगे जो अगुआ होता है उसके हाथ में क्या होती हैं? कुछ पेग होते हैं, पेग, जिसे बोलते हैं खूंटी। खूंटी होती है। क्या होती है? खूंटी होती है। तो ये पर्सन क्या करता है? यहां से यहां तक मान लीजिए कि एक जरीब की जब वो नपाई कर लेता है, ये जो अगुआ होता है इसके हाथ में 10 खूंटी होती है। कितनी खूंटी होती है? 10 खूंटी होती है। कितनी खूंटी होती है? 10 खूंटी होती है। ये क्या करता है कि जब यहां से यहां तक की दूरी नाप लेता है तो यहां पर एक खूंटी गाड़ देता है। क्या करता है? एक खूंटी वहीं पर लगा देता है। उसके बाद क्या करता है कि ये अपनी चैन को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। ये अपनी चैन को लेकर आगे बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में जब पछुआ फॉलोअर जब आता है यहां पर, क्या करता है? जो पछुआ होता है, जो फॉलोअर होता है, वो जब पीछे यहां पर आता है तो वो जो जरीब का ये वाला हिस्सा होता है इसको यहां पर रख देता है और ये जो खूंटी होती है इसको उखाड़ लेता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उसके आगे जहां पर अगले जरीब की नपाई हो जाती है, मतलब एक जरीब तो यहां हो गया, मान लीजिए दूसरा जरीब यहां तक हो गया, उसके बाद तो दूसरा जरीब की नपाई हो जाती है। तो उस स्थिति में वो क्या करता है? जो अगुआ होता है वो क्या करेगा? वो एक और क्या निकालेगा? खूंटी निकालेगा और यहां पर लगा देगा। फिर क्या करेगा? फिर जो जरीब वाला जरीब होगी तो वो जरीब लेकर आगे बढ़ जाएगा। तो उस स्थिति में पछुआ इस स्थान पर आ जाएगा। जब पछुआ इस स्थान पर आ जाएगा तो वो क्या कर लेगा?
वो यहां पर जो दूसरी खूंटी होगी तो वो दूसरी खूंटी को निकाल लेगा। क्या करेगा? जो दूसरी खूंटी होगी वहां दूसरी खूंटी को निकाल लेगा, उसको उसके बाद जो ये वाला हिस्सा होगा वो यहां पर फिर रख देगा, यहां पर रख देगा। फिर आगे जाकर मान लो यहां पर आगे जाकर एक चैन यहां से यहां तक एक और हो गई, तो उस स्थिति में जो हमारा क्या करेगा, जो हमारा अगुआ है वो यहां तक चैन को नाप करके एक और खूंटी निकालेगा और एक खूंटी यहां पर लगा देगा। क्या करेगा? एक खूंटी यहां पर निकाल देगा, लगा देगा। फिर वो आगे बढ़ जाएगा। फिर जो यहां पर जो फॉलोअर होगा, मतलब जो पछुआ व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा? वो आगे जाएगा, इस वाले स्थान पर अपने जरीब के अपनी तरफ के हिस्से को रखेगा। क्या करेगा? अपनी तरफ के हिस्से को रखेगा। रखने के पश्चात क्या होगा कि ये जो एक और खूंटी अगुए ने लगाई थी उसको निकाल देगा। और यही क्रिया हम लोग जितने जरीब नापते हुए जाते हैं, क्या करते हैं? जितने ही जरीब मतलब जितनी खूंटियां अगुआ लगाते हुए जाता है, उतनी खूंटी को जो पछुआ होता है, जो फॉलोअर होता है, वो उतनी खूंटी को निकालते हुए अपने हाथ में लेते हुए जाता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये लगाने से फायदा क्या होता है? ये लगाने से यह फायदा होता है कि पछुए के हाथ में मतलब जो फॉलोअर होता है उसके हाथ में जितनी खूंटी आती है, क्या जो पछुआ होता है, फॉलोअर होता है, उसके हाथ में जितनी खूंटी आती है वह उस समय उतने ही चैन की नपाई अर्थात उतने ही जरीब की नपाई हो चुकी होती है। मान लीजिए यहां से यहां तक जाने में जो पछुआ है उसके हाथ में कितने 4 पेग जो खूंटी है वो आ जाती है। कितनी? 4 खूंटियां आ जाती हैं। तो हम बोलेंगे कि हम लोगों ने यहां से यहां तक कितने 4 चैन की नपाई कर ली है। कितने चैन की? 4 चैन की नपाई कर ली है। हमें यह मतलब नहीं होता है कि जो अगुआ है उसके हाथ में कितनी खूंटियां बची हुई हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता, परंतु इससे हमें जो पछुए के हाथ में कितनी खूंटियां बची हुई हैं इससे हमें मतलब होता है, क्योंकि यही खूंटियां हमें बतलाती हैं कि हमने यहां से यहां तक जाने में मतलब यहां से यहां तक जाने में हमने कितने जरीब नापा है। और एक और चीज जान लीजिए कि जब हम लोग चैन सर्वेइंग करते हैं तो चैन सर्वेइंग करते वक्त यहां पर जो चैन में 2 हैंडल लगे होते हैं, क्या जो चैन में 2 हैंडल लगे होते हैं, तो चैन सर्वेइंग करते वक्त ये जो चैन में दोनों हैंडल लगे होते हैं इन दोनों को भी चैनिंग करते वक्त नापते हैं। क्या? चैन करते वक्त इन दोनों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे कि अगर ये 30 मीटर की है, मान लीजिए 30 मीटर की चैन है। कितने मीटर की? 30 मीटर की ये चैन हमारी है। ये जो चैन हमारी है ये 30 मीटर की है मान लेते हैं। तो ये जो यहां से यहां तक की दूरी ये 30 मीटर नहीं होगी। यहां से यहां तक की दूरी ये 30 मीटर नहीं होगी, ये 30 मीटर से कम होगी। हमें जो दूरी लेनी है वो हैंडल के दोनों तरफ से मतलब यहां से और यहां से दोनों तरफ से जो दूरी है वो मतलब यहां से यहां तक की दूरी 30 मीटर है। मतलब जब कभी हम लोग चैन से नपाई करते हैं तो हमें जो दूरी लेनी होती है दोनों हैंडल के बाहर बाहर वाले सिरे से लेनी होती है, न कि हैंडल के अंदर अंदर वाले सिरे से हमें लेनी होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग लिखेंगे, ये सारी चीजें हमें जाननी थी कि हमें सर्वेक्षण करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान में रखने, इन सारी चीजों को हमने बतला दिया। अब हम लोग लिखेंगे कि चैन सर्वेइंग होता क्या है, जैसा कि मैंने चैन सर्वेइंग में आप लोगों को बतलाया। मैं बतलाया था पहली बात, यह एक सरल सर्वेक्षण है
यह सर्वेक्षण जरीब और फीते की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? जरीब और फीते की सहायता से किया जाता है। और सेकंड क्या बतलाया था कि हम लोग सटे हुए ट्रायंगल्स में बांट लेते हैं। किसमें? दी गई सर्वेक्षण भूमि को सटे हुए ट्रायंगल्स में बांट लेते हैं तथा ट्रायंगल्स कैसे होने चाहिए? वेल कंडीशन ट्रायंगल होने चाहिए। वेल कंडीशन वेल कंडीशन ट्रायंगल्स में क्या होता है? जो एंगल्स होते हैं, मान लीजिए थीटा, या जो हमारा थीटा होगा वो 30 डिग्री से छोटा नहीं होगा और 120 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। वेल कंडीशन ट्रायंगल्स होते हैं, होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वेल कंडीशन ट्रायंगल्स होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बताया था कि जो सर्वेक्षण होंगे, सर्वेक्षण जो भूमि होगी उसको क्या करेंगे? सटे हुए ट्रायंगल्स में बांट लेंगे। और ट्रायंगल्स कैसे होने चाहिए? वेल कंडीशन ट्रायंगल्स होने चाहिए। और वेल कंडीशन ट्रायंगल्स की क्राइटेरिया क्या होती है? मतलब जो उसका उनके कोण होने चाहिए वो 30 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में होने चाहिए, ना कि इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट क्या बतलाया था कि मैंने जो थर्ड पॉइंट बताया था कि सर्वे लाइन से, क्या सर्वे लाइन से जो हम लोग ऑफसेट लेंगे वो परपेंडिकुलर लेंगे। क्या? सर्वे लाइन से जो हम लोग ऑफसेट लेंगे वो परपेंडिकुलर लेंगे। कैसे लेंगे? परपेंडिकुलर लेंगे। सर्वे लाइन से रेखा से ऑफसेट, जिसे हिंदी में बोला जाता है खासका, को लंबवत लेंगे। क्या करेंगे? लंबवत लेंगे तथा ऑफसेट, क्या? तथा ऑफसेट सर्वे लाइन से, सर्वे रेखा से एक टेप या एक जरीब से अधिक दूरी पर नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैंने क्या पहला पॉइंट बताया था कि जो जरीब सर्वेक्षण होता है यह एक सरल सर्वेक्षण होता है जिसमें हम किसका? जरीब और मतलब जरीब और फीते की सहायता से इस सर्वेक्षण को करते हैं। और इस सर्वेक्षण में जो जिस भूमि का हमें सर्वेक्षण करना होता है उस भूमि को क्या करते हैं? उस भूमि को हम लोग सटे हुए ट्रायंगल्स में बांटते हैं
और जो ट्रेंगल्स होने चाहिए वो ट्रेंगल्स वेल कंडीशन ट्रेंगल्स होने चाहिए। अब वेल कंडीशन ट्रेंगल्स क्या होते हैं? ऐसे ट्रेंगल्स जिनके एंगल्स जो होते हैं वो 30 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में होने चाहिए। और उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने बताया था कि जो सर्वे लाइन होगी उस सर्वे लाइन से जो हम लोग ऑफसेट लेंगे, खसका लेंगे, वो कितने डिग्री पर होना? अधिकतम 90 डिग्री पर हमें अधिकतर लेना चाहिए। और उसके बाद हमने बताया है कि जो ऑफसेट की सर्वे लाइन है, क्या जो सर्वे रेखा हमारी है उससे जो ऑफसेट लेंगे वह एक टेप या फिर एक जरीब से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए। एक टेप या फिर एक अधिक जरीब मतलब अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए। अब हमें इसके बाद हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है कि इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड इन द चैन सर्वेइंग, मतलब चैन सर्वेइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हमें आगे चल के पढ़ना है। तो ये पार्ट 1 था आपका चैन सर्वेइंग का 3rd सेमेस्टर का। अब हमारा जो पार्ट 2 होगा वो इंस्ट्रूमेंट पर होगा, मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जैसे कि रेंजिंग रॉड क्या होते हैं, टेप हमारे क्या होते हैं, जरीब हमारी क्या होती हैं, जरीब की कितने प्रकार हैं, हमारी चैन मतलब टेप के कितने प्रकार हैं, ऑफसेट रॉड क्या होते हैं, क्रॉस स्टाफ क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अगले में हम लोग अगला लेक्चर जो आपका लेक्चर नंबर 2 आएगा उस लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे।